जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग साझेदारी फर्म का पुनर्गठन पढ़ रहे हैं, जिसमें लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण होने वाले लेखांकन प्रक्रियाओं से संबंधित जर्नल और उससे संबंधित वर्किंग नोट को पढ़ रहे हैं। आज का क्लास साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से संबंधित अध्याय के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अभी जितनी भी रूल्स बताए जा रहे हैं ये चारों चैप्टर में काम आता है। अतः इस रूल को अच्छे तरह से समझ लेना और अच्छे तरह से इसे याद कर लेना। अब हम जो भी बातें कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसे एकदम ध्यान से सुनो और समझो। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि साझेदारी फर्म का जब पुनर्गठन होता है तो यहाँ पर ध्यान दो कि मैंने केवल यही लिखा कि साझेदारी फर्म का जब पुनर्गठन होता है। और तुम जानते हो कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन साझेदारी समझौते में परिवर्तन के कारण होता है। साझेदारी फर्म में चाहे किसी भी कारण से कोई भी परिवर्तन हो तो वह साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है, जिसमें साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य बदल जाते हैं। लेकिन लेखांकन प्रक्रिया केवल 5 कारणों से होने वाले परिवर्तन के कारण होता है, और वह 5 कारण में सबसे पहला कारण जो है वह है लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण। दूसरा है एक नए साझेदार का फर्म में प्रवेश होने के कारण। तीसरा है किसी भी वर्तमान साझेदार का फर्म से अवकाश या रिटायर करने के कारण, किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाने के कारण, और अंत में है 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्म का आपस में मिलान करके एक नए फर्म बनाने के कारण। लेकिन ये चारों है, तो इसलिए जब भी मैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहूँ तो पुनर्गठन का मतलब यहाँ पर यह 5 कारण आता है। इसलिए मैंने कहा कि आज का क्लास ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं जो भी नियम बताने जा रहा हूँ वो 5 अध्याय में वो काम आएगा, चाहे वो लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन के कारण हो, प्रवेश के कारण हो, अवकाश के कारण हो, मृत्यु के कारण हो, या फर्मों के एकीकरण के कारण हो। यह 5 चैप्टर में जो है वह एक जैसा ही है और सभी में कॉमन है। इसलिए अगर हम आज के क्लास को अगर समझ लेते हैं तो हम आने वाले सभी साझेदारी से के पुनर्गठन से संबंधित सभी अध्यायों में यह हमारे लिए काम आने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने लिखा साझेदारी फर्म का जब पुनर्गठन होता है, चाहे वह 5 में से कोई भी कारण से हो, तब साझेदारी फर्म का जब पुनर्गठन होता है तब क्या करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला है तब सबसे पहले पुनर्गठन के समय फर्म में जितना भी पुराना संचय, लाभ हानि या ख्याति है तो उन सबों को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। यह नियम हम पहले से ही जानते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 वीडियो में आपको यही समझाया गया है कि जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है, चाहे किसी भी कारण से हो, तब सबसे पहले पुनर्गठन के समय फर्म में जितना भी पुराना संचय, पुराना लाभ या हानि या ख्याति होती है तो उन सब को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। क्योंकि लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो भी साझेदारों के अनुपात बिगड़ेंगे।
अगर कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाएगा तो भी अनुपात बिगड़ेगा। वजह क्या है कि मान लेते हैं कि दो साझेदार राम और श्याम हैं, तो वो पहले राम और श्याम लाभों को बांटते थे, और अब अगर वो मोहन आएगा तो मोहन भी बांटेगा, तो स्वाभाविक है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन उस समय भी होगा। अगर किसी साझेदार का फर्म से अवकाश होता है, यानी कोई साझेदार फर्म से बाहर जाता है, मान लेते 3 साझेदार राम, श्याम और मोहन हैं, और अगर इसमें से मोहन फर्म से अवकाश ग्रहण करना चाहता है तो पहले शर्तों के मुताबिक 3 साझेदार लाभ को बांटते थे। अब जब मोहन अवकाश ग्रहण करेगा तो 2 साझेदार बांटेंगे, तो इसका मतलब कि फिर लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले 3 में बांटा जाता था और अब 2 में। इसलिए साझेदारी का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो, जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होगा तो उस समय लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा ही होगा। और जब लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा तो समझदारी यह है कि जो भी पुराना संचय, पुराना लाभ या पुराना हानि या ख्याति है, उन सबों को पुराने अनुपात में बांट देना चाहिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो, तब हम सबसे पहले पुनर्गठन के समय फर्म में जितनी भी पुराने संचय, लाभ हानि या ख्याति है, तो उन सबों को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। तो ये पहला हो गया, चाहे प्रश्न में लिखा हुआ रहे या लिखा हुआ न रहे, अगर संचय, हानि या ख्याति है तो उसे ओल्ड रेशियो में आपको बांट देना है, चाहे पुनर्गठन किसी भी कारण से क्यों ना हुआ हो। पहला नियम। और अब है दूसरा नियम। वह दूसरा नियम है कि जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो उस समय फर्म में जितने भी संपत्ति या दायित्व होता है उसका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। यह दूसरा नियम। पहला नियम हम यह जान चुके हैं कि जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होगा तो सबसे पहले हम फर्म में जितने भी लाभ, हानि, संचय या ख्याति है उसे पुराने अनुपात से बांट देंगे। और दूसरा नियम यह भी कहता है कि जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो उस समय फर्म में जितनी भी संपत्तियां या दायित्व होती है तो उसका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। तो अब यह 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब ये दोनों पॉइंट, चाहे साझेदारी का पुनर्गठन लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण हो तो भी ये दोनों होगा, फर्म में कोई साझेदार प्रवेश पाता है तो भी ये दोनों होगा, कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो भी होगा, और कोई साझेदार की फर्म से मृत्यु हो जाती है तो भी होगा, और अगर कोई भी साझेदारी फर्म 2 या 2 से अधिक फर्म अगर एकीकरण करना चाहता है तो भी होता है। तो यह दोनों पॉइंट हम समझ में आ गया कि प्रत्येक चैप्टर में ये दोनों कॉमन ही है। अब आपको यह अच्छे तरह से मालूम है कि पहला नियम जो है जिसमें हम पुराने संचय, लाभ हानि या ख्याति को जो हम पुराने अनुपात में बांटते हैं, इसका जर्नल आपको हम बता चुके हैं कि इसको 2 तरह से बनाया जाता है। पहला, अगर पुराने संचय को बांटना है तो संचय का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसका आप जर्नल बनाते थे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। उसी तरह से लाभ हानि का बता चुके हैं और ख्याति का भी बताएंगे। तो ये हो गया। और दूसरा तरीका यह है कि जब फर्म में लिखा रहे कि संचय को बांटिए लेकिन खाते बंद नहीं किए जाएंगे, लाभ हानि को बांटिए परंतु लाभ हानि खाते बंद नहीं किए जाएंगे, या लिखा रहेगा संचय या लाभ हानि को समायोजन कीजिए। तो इस पर भी प्रश्न आपको मैंने बताया था, तब हम लोग जर्नल नीति बनाते गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, जिसके लिए हम लोग ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करते हैं। तो यह चीज़ हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे, और वह यह है कि जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो उस समय फर्म में जितनी भी संपत्ति या दायित्व होते हैं उसका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए।
तो अगर पुनर्मूल्यांकन किया गया है तो हम इसका एंट्री करेंगे, नहीं किया गया है तो नहीं। तो लेकिन प्रायः जब भी पुनर्गठन होता है तो कंपनी या फर्म संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन ज़रूर करती है। तो अब मैं आपको यह चीज़ बताने जा रहा हूँ कि संपत्ति या दायित्व का जब पुनर्मूल्यांकन होता है तो हम उसका जर्नल कैसे बनाते हैं। तो अब इसे हम लोग समझेंगे कि संपत्ति और दायित्व का जब पुनर्मूल्यांकन होता है तो क्या होता है। तो देखिए, संपत्ति और हम दूसरी तरफ लिखते हैं दायित्व, एसेट्स और हिंदी में संपत्ति, लायबिलिटीज हिंदी में दायित्व। अब इसका मैंने क्या कहा, पुनर्मूल्यांकन होगा। पुनर्मूल्यांकन मतलब क्या होगा, फिर से मूल्यांकन। तो अगर कोई भी संपत्ति है, जैसे भूमि है, भवन है, मशीन है, स्टॉक है, बिल रिसेबल है, डेब्टर्स है, तो कोई भी संपत्ति है और कोई भी दायित्व जैसे क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो आप जानते हैं कि कोई भी संपत्ति हो या कोई भी दायित्व हो, यदि इसका पुनर्मूल्यांकन मतलब कि फिर से मूल्यांकन होगा, तो स्वाभाविक है किसी का भी फिर से मूल्यांकन होगा तो उसकी मूल्य स्थिर नहीं रहेगी, या तो इसका मूल्य बढ़ जाएगा या तो इसका मूल्य घट जाएगा। होगा ना कि कोई भी संपत्ति जैसे आप खरीदे हैं, मोटरसाइकिल खरीदे, घर बना ले, चाहे आप भवन खरीद ले, चाहे या ज़मीन खरीद ले, तो या फर्नीचर खरीद ले या मोटरसाइकिल खरीद ले, तो हम कोई भी संपत्ति या दायित्वों को जब मेरे पास होता है, अगर हम उसका पुनर्मूल्यांकन करेंगे तो हम अच्छे तरह से जानते हैं कि इसका मूल्य स्थिर नहीं रहेगा, या तो इसका मूल्य घट जाएगा या फिर इसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो हम ये जान गए कि अभी हम लोग को पढ़ना है संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, अर्थात संपत्ति और दायित्व का फिर से मूल्यांकन। और जब भी किसी भी संपत्ति या दायित्व का फिर से मूल्यांकन होगा तो दो चीज़ें होंगी, या तो कीमत बढ़ जाएगा या तो कीमत घट जाएगा। इसी तरह से दायित्व का भी जब पुनर्मूल्यांकन होगा तो इसका कीमत या तो बढ़ जाएगा और दूसरा या तो कीमत घट जाएगा। यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अभी के क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि जब फर्म में संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होता है तो क्या होता है। तो ये साधारण सी बात है कि जब भी संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन मतलब फिर से मूल्यांकन होगा तो स्वाभाविक है मूल्यांकन होगा फिर से, तो मूल्य या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। उसी तरह से दायित्व की कीमत भी बढ़ जाएगी या तो कीमत घट जाएगी। यहाँ तक आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया। अब यहाँ हमें देखना है कि इसका प्रभाव व्यवसाय में क्या होगा। तो ये प्रभाव अच्छे तरह से जानते हैं कि संपत्ति का कीमत अगर बढ़ेगा तो बताइए मुझे लाभ होगा कि हानि। तो आप कहोगे सर संपत्ति बढ़ेगा तो हमें फ़ायदा होगा, तो संपत्ति जब बढ़ेगा तो हमें लाभ होगा। और अगर कोई भी संपत्ति की कीमत घट जाती है तो हमें क्या होगा। जैसे आप एक मोटरसाइकिल 50,000 रुपये में खरीदें और 1 साल जब पुराना हो जाएगा तो इसकी कीमत बढ़ेगी कि घटेगी। तो आप कहोगे सर घटेगी। जब घटेगा तो ये लाभ होगा कि हानि होगा। अब 50,000 रुपये की जो मोटरसाइकिल खरीदे थे अब उसे 1 साल में बाद बेचेंगे तो इसकी कीमत अगर 40,000 रुपये मिल रही है, खरीदे थे 50 में, बेच रहे हैं 40 में, कीमत क्या हो रहा है, घट रहा है, तो लाभ होगा कि हानि। तो आप एब्सोल्युटली कहेंगे कि सर क्या होगा, हानि। तो हम ये अच्छे तरह से जानते हैं कि जब भी संपत्ति की कीमत बढ़ेगी तो कीमत बढ़ना हमारे लिए लाभ होगा, जबकि संपत्ति की कीमत घटना हमारे लिए हानि होता है। अब आप जानते हो कि संपत्ति का उल्टा क्या होता है, दायित्व। अगर संपत्ति का उल्टा दायित्व होता है तो संपत्ति का कीमत बढ़ेगा तो लाभ, तो दायित्व का कीमत बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हानि। और संपत्ति का कीमत घटने से हानि होता है, संपत्ति का उल्टा क्या होता है, दायित्व। तो जब ये क्या हो जाएगा, लाभ। अब इसे हम दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। आपको मालूम है कि दायित्व का मतलब होता है कर्ज। दायित्व का मतलब क्या होता है, कर्ज। अब आप ही बताओ कि कर्ज का कीमत बढ़ना
अगर कर्ज बढ़ रहा है तो लाभ होगा कि हानि? तो आप खुद कहोगे सर कर्ज लेना किसे अच्छा लगता है? अगर हम कर्ज ले रहे हैं तो कर्ज लेने से हमें क्या होगा? हानि। जैसे जैसे मेरा कर्ज बढ़ेगा हमें हानि होती जाएगी, और जैसे जैसे हम कर्ज को चुकाते जाएंगे तो कर्ज जैसे जैसे मेरा घटेगा तो हमें लाभ होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आपको ये अच्छे तरह से समझ में आ गया कि जब भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होता है तो दो चीज़ें होती है, या तो कीमत बढ़ जाता है या तो कीमत घट जाता है। उसी तरह से दायित्व में भी जब पुनर्मूल्यांकन होगा तो कीमत बढ़ जाएगी या कीमत घट जाएगी। अब इसे हम समझना है कि जब इस तरह का पुनर्मूल्यांकन होता है तो कब लाभ होता है और कब हानि होता है। इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, इतना बात अब अच्छी तरह से जानते हैं कि संपत्ति का बढ़ना, तो संपत्ति बढ़ेगा तो हमें क्या होगा? लाभ, और संपत्ति जब घटेगा तो हमें क्या होगा? हानि। दायित्व को मतलब कर्ज होता है, दायित्व को हम कर्ज से समझ सकते हैं। तो दायित्व का मतलब क्या होता है? कर्ज। अब बताओ कि कर्ज बढ़ेगा तो कर्ज का बढ़ना हमारे लिए क्या होगा? हानि। और जब कर्ज हम चुकाते जाएंगे, कर्ज जब मेरा कम होता जाएगा तो हमें क्या होगा? लाभ। इस तरह से हमने जान लिया कि संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन से हमें कब लाभ होता है और कब हानि होता है। अब इसी के आधार पर हम यह 4 लाइनें लिख सकते हैं। क्या 4 लाइन लिख सकते हैं कि लाभ कब होता है? तो लाभ कब होता है? तो पहला, जब संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, और फिर होता है दूसरा, जब लाभ संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, और दूसरा जब दायित्व का मूल्य घटता है। और फिर हम लिखने वाले हैं हानि। हानि कब होता है? तो हानि तब होता है जब संपत्ति का मूल्य बढ़ने के बजाय जब क्या हो जाता है? घट जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हानि जब संपत्ति का मूल्य घटता है और दूसरा दायित्व का मूल्य बढ़ता है। आपको हम बता चुके हैं कि दायित्व का मतलब होता है कर्ज, और कर्ज जब घटेगा, कर्ज जब बढ़ेगा तो ये मेरे लिए क्या होगा? हानि। तो जब दायित्व का कर्ज यानी दायित्व यानी कर्ज, दायित्व का मूल्य बढ़ता है। तो इस तरह से आपने जाना कि किस स्थिति में हमें लाभ होती है और किस स्थिति में हानि होती है। लाभ कब होता है? जब संपत्ति का मूल्य बढ़ता है और दायित्व यानी कि कर्ज का मूल्य घटता है। और हानि कब होती है? तो जब हमारा संपत्ति का मूल्य घटता है और दायित्व यानी कि कर्ज का मूल्य बढ़ जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर 4 तरह के जर्नल बनेंगे। आपको मालूम हो गया कि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा तो संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होता है, और जब संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होता है तो पुनर्मूल्यांकन से संबंधित कितने जर्नल आते हैं? 4 जर्नल। तो आप जान गए कि अब हम यहाँ पर 4 जर्नल पढ़ने वाले हैं। पहला क्या पढ़ने वाले हैं? जब संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, दूसरा जब दायित्व का मूल्य घटता है, तीसरा जब संपत्ति का मूल्य घटता है और दायित्व का मूल्य बढ़ता है। तो इस तरह से हम 4 जर्नल अभी निकल कर आएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इस 4 के जगह में आप 2 एंट्री भी कर सकते हैं। तो आप भी यही चाहेंगे और मैं भी यही चाहूँगा कि आप 4 जर्नल एंट्री याद करने के बदले 2 ही जर्नल एंट्री याद करें, ताकि वो आपके लिए आसान हो। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला एंट्री हम लाभ की स्थिति में बनाएंगे और दूसरा एंट्री हम लोग हानि की स्थिति में बनाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। फिर मैं अगर इसकी जर्नल अगर लिख दूं तो 10 मिनट का और वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर समझ में नहीं आ पाएगा। तो मैं इस वीडियो को भी यहीं रोकता हूं और अगले वीडियो में इस 4 जर्नल को मैं रिवाइज़ करवाऊँगा। ठीक है, तो अभी आपको फिर से रिपीट कर दूं कि आज के क्लास में हमने पढ़ा कि साझेदारी फर्म का जब पुनर्गठन होता है, चाहे किसी भी कारण से हो, तब हम सबसे पहले पुनर्गठन के समय फर्म में जितनी भी
पुराना संचय, लाभ हानि या ख्याति है तो उन सबों को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है, जिसके संबंध में 2 तरह के जर्नल होते हैं जो कि पुराने वीडियो में हम बता चुके हैं। आज के क्लास में हमें केवल यह जानना था कि जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो उस समय फर्म में जितनी भी संपत्ति या दायित्व होता है तो उन संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। इसलिए प्रायः पुनर्गठन के समय में साझेदार संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। पुनर्मूल्यांकन का मतलब होता है फिर से मूल्यांकन। क्या चीज़ का फिर से पुनर्मूल्यांकन? तो संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन। और आप अच्छे तरह से जानते हैं कि जब भी किसी संपत्ति और दायित्व का फिर से मूल्यांकन होगा तो उसकी कीमत या तो बढ़ जाएगी या तो कीमत घट जाएगी। तो मैंने लिखा कि संपत्ति की कीमत बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी, फिर मैंने लिखा दायित्व का कीमत बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। अब इसे हमें देखना है कि इस परिप्रेक्ष्य में कि कब लाभ होगा और कब हानि। तो आप ये अच्छे तरह से जानते हो कि जब भी संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो वह हमारे लिए लाभ होता है और संपत्ति का मूल्य में कमी होना हमारे लिए हानि होता है। इसी तरह से दायित्व का मतलब होता है कर्ज। तो आप जानते हो कि कर्ज बढ़ना हमारे लिए हानि है। कोई भी व्यक्ति कर्जदार जैसे जैसे वह कर्जदार होता जाएगा वह उसके लिए हानि होगा, कर्ज की स्थिति अच्छी नहीं होती है। इसलिए कर्ज का बढ़ना हमारे लिए हानि है और कर्ज का घटना हमारे लिए लाभ है। तो यहाँ से कितने बिंदु निकल कर के आए? 4। अब इसी 4 बिंदु को मैंने यहाँ पर लिख दिया कि लाभ कब होता है। तो लाभ तब होता है जब संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, और कब होता है? जब दायित्व का मूल्य घटता है। इसी तरह से हानि कब होती है? तो जब संपत्ति का मूल्य घटता है और दायित्व का मूल्य बढ़ता है। ये मैंने पॉइंट कहाँ से लिया? तो ये पॉइंट मैंने यहाँ से लिया। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप अच्छे तरह से समझ गए हैं, और ये मैंने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी चैप्टर हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं साझेदारी के पुनर्गठन से संबंध में, ये 2 स्टेप आएंगे ही आएंगे। तो मैं सारांश में पुनः रिपीट कर दूं कि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, चाहे किसी भी कारण से हो, तो हम सबसे पहले पुराने संचय, पुराने लाभ हानि और ख्याति को पुराने अनुपात में बांट देते हैं, जिसका जर्नल हमने पिछले 2 या 3 वीडियो में पढ़ लिया है। आज का वीडियो में हम जाना कि दूसरा काम हम यह करते हैं कि उस समय यानी कि जिस समय साझेदारी का पुनर्गठन हो रहा है, यदि उस समय कोई भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ है तो उससे संबंध में हमें जर्नल करनी चाहिए। और जब भी संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होगा तो 2 ही चीज़ें होंगी, या तो वो बढ़ेगा या घटेगा, संपत्ति में भी और दायित्व में भी बढ़ेगा या घटेगा। और इससे लाभ या हानि आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो आज के वीडियो में आप इसे अच्छे तरह से समझ लेना, ताकि अगले वीडियो में जब ये 4 पॉइंट्स पे हम जर्नल बताएं तो आपको आसानी से जर्नल समझ में आ जाए, रटने की आवश्यकता न हो। क्योंकि आपको मालूम है कि मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि इस तरह से पढ़ो कि बच्चों को रटना ना पड़े, उसे समझ ले। अभी मैं जितना आपको समझाया चाहता तो इससे कम समय में मैं जर्नल बना देता और जर्नल बता करके मैं सवाल भी एक बना देता, लेकिन वैसी स्थिति में आपको रटना पड़ता। जब तक याद रहता आप बना पाते और फिर भूल जाते, लेकिन जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हो तो उसे आप कभी नहीं भूल पाते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको समझाने के लिए मैं इतना विस्तार से बता रहा हूँ तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इन सबों को अच्छे से नोट करके और इसे समझ ले, ताकि अगला वीडियो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही।